नमस्ते। मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय वर्ष, चतुर्थ सेमेस्टर, दशम पत्र, हिंदी कहानी और उपन्यास के अंतर्गत आज मैं फणीश्वर नाथ रेणु की बहुचर्चित कहानी तीसरी कसम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर यहाँ पे आई हूँ। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य से मेरा तात्पर्य ये है कि आप लोगों के प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जो 20 पूर्णांक के होते हैं, और इन महत्वपूर्ण तथ्यों से इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जवाब जो है बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर किसी कहानी से पूछे जाते हैं तो कहानी के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो उस लेखक के बारे में और कहानी के विषय में, दोनों ही के ही विषय में पूछे जाते हैं। लेखक के संदर्भ में अगर देखें तो लेखक का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये सभी विषयों पे प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर उनके लिखी गई कहानियों के संदर्भ में देखा जाए तो फिर वो कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है, इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, मुख्य पात्र कौन से हैं, ये सारे चीज़ों पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वो प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज मैं फणीश्वर नाथ रेणु और उनकी बहुचर्चित कहानी तीसरी कसम, इन दोनों के ऊपर ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो मैं बताऊंगी, जिससे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का लेक्चर वीडियो। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी में औराही हिंगना, जिला अररिया, बिहार राज्य में हुआ था। तो अब देखिए इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न ये निकलता है इससे कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था? 4 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ था। एक और प्रश्न आपका यहाँ पे आएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बिहार राज्य में हुआ था। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस गांव में हुआ था, अगर बोला जाए तो कहाँ होगा? औराही हिंगना। और कभी कभी जिला भी पूछा जाता है कि फणीश्वर नाथ रेणु जो है उनका जन्म स्थान जो है कहाँ से संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है? तो जिला अररिया से। तो ये प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है ये इस पर निर्भर करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे आप पूरा ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न में राज्य भी दे सकता है, गांव भी दे सकता है और जिला भी दे सकता है। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझना और याद करना बहुत ही ज़रूरी है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वो 4 मार्च 1921 में हुआ था और किस जिले में हुआ था? अररिया जिले में, बिहार राज्य में, और औराही हिंगना गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में। तो इससे आपके अगर देखें तो कितने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आसानी से ही निकल जाते हैं। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि इनका बचपन का नाम जो है वो है फनेसरा, और दादी ने उनका नाम जो रखा था वो है रिनुआ। रिनुआ नाम रखा था, इसका कारण क्या था कि जन्म के समय उन लोगों को कर्ज लेना पड़ा था, इसलिए उनका नाम ही उन्होंने रिनुआ ले लिया था। ऋण लेना मतलब कर्ज देना। बाद में इसी नाम को नागार्जुन ने टाइटल के रूप में दे दिया। वो टाइटल क्या था? रेणु। फणीश्वर नाथ का उनका टाइटल के रूप में नाम दे दिया गया रेणु। अब फणीश्वर नाथ रेणु के अगर पिताजी का नाम जो है वो क्या है? शीलानाथ मंडल, और माता का नाम है पानो देवी। तो देखिए इससे ये प्रश्न निकलता है कि फणीश्वर नाथ रेणु के बचपन का नाम क्या था? फणीसरा, ठीक है। फिर उनके पिताजी का नाम क्या था ये भी पूछा जा सकता है कि फणीश्वर नाथ रेणु के पिताजी का नाम क्या था। तो क्या था? शीलानाथ मंडल। और माता का नाम क्या था? तो पानो देवी। तो इससे भी हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो है वो हमारे सामने निकल कर आते हैं। इसके पश्चात अब हम उनके उपन्यासों पर दृष्टि डालते हैं। तो सबसे पहले और जो बहुचर्चित उनका उपन्यास है वो है मैला आंचल। और मैला आंचल आप लोगों को पढ़ना भी है, आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक उपन्यास है, और ये इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1954 ईस्वी है। मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये इनका पहला उपन्यास था जिससे इन्हें बहुत प्रसिद्धि भी मिली थी।
उसके बाद जो दूसरा उपन्यास है वो है पढ़ती परिकथा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1957। जुलूस उनका तीसरा उपन्यास है, 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद दीर्घतपा जो 1963 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद कितने चौराहे 1966 ईस्वी में। पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी में। तो अब देखिए इससे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। ये पूछा जा सकता है मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो क्या है 1954 ईस्वी। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने चौराहे किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। या फिर कितने चौराहे या फिर दीर्घतपा फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, तो ये क्या है, ये उपन्यास है। ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है, गद्य के उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है। तो प्रश्नों को किसी भी तरीके से आपको तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि सीधे सीधे वो आपसे ये प्रश्न पूछे कि हाँ इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या की गई है, नहीं, बल्कि ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये गद्य की कौन सी विधा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये सारे जो हैं वो उपन्यास है और उपन्यास जो है वो रेणु के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद रेणु के द्वारा लिखे गए जो रिपोर्ताज है उस पर हम दृष्टि डालते हैं। तो उन्होंने क्या क्या रिपोर्ताज लिखा है। पहला है ऋण जल धन-जल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऋण जल धन-जल इसलिए इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1977 ईस्वी है। ऋण जल धन-जल फणीश्वर नाथ रेणु की बहुचर्चित रिपोर्ताज है। फिर है नेपाली क्रांति कथा जो 1978 ईस्वी। उसके बाद वन तुलसी की गंध है। फिर श्रुत अश्रुत पूर्वे है। एक और है विद्यापत नाच। ये सारे रिपोर्ताज हैं जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए हैं। अब देखिए इससे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, जैसा मैंने उपन्यास में भी बताया था ठीक वैसे ही कि ऋण जल धन जल गद्य की कौन सी विधा है, तो ये गद्य की कौन सी विधा है, ये रिपोर्ताज है, रिपोर्ताज के अंतर्गत आती है, ये रिपोर्ताज है। फिर इससे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है किसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, या फिर ये किनके द्वारा लिखा गया। ऋण जल धन जल जो है या नेपाली क्रांति कथा जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है। इसलिए इसको याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी हैं। तो प्रसिद्ध कहानी में सबसे पहले देखिए क्या है, मारे गए गुलफाम तीसरी कसम, जिसे आप लोगों को पढ़ना है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। तीसरी कसम कहानी का ही एक और नाम है, वो है मारे गए गुलफाम। और तीसरी कसम के ऊपर फिल्म भी बनाई गई है, ये कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई थी। दूसरी जो इनकी महत्वपूर्ण कहानी है वो है एक आदिम रात्रि की महक। तीसरा है लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, सनवदिया, सम्मान। ये नहीं है कि इन्होंने इतनी ही कहानियां लिखी, इन्होंने कहानियां तो बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन ये जो कहानी है ये इनकी बहुचर्चित कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, इसलिए इसका जिक्र जो है मैं यहाँ पे कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि ठेस कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, या पंचलाइट कहानी किसके द्वारा लिखा गया है। क्योंकि सारे कहानी संग्रह को पढ़ पाना आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप सभी को पढ़ लें, आपको तो मात्र एक ही कहानी पढ़नी है, वो है तीसरी कसम। लेकिन प्रश्न में जो बहुचर्चित कहानियां हैं उनके विषय में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं आपको इसको बता रही हूं। इसके बाद हम फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे गए कहानी संग्रह की ओर देखते हैं। तो फणीश्वर की लिखी गई जो कहानी संग्रह है एक आदिम रात्रि की महक। उसके बाद है ठुमरी, अग्निखोर, अक्षय आदमी, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। ये इनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह है, जिसमें इनके द्वारा लिखी गई कहानियां संग्रहित है। तो एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, एक श्रावणी की धूप। तो इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे भी कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ठुमरी
कथा कहानी संग्रह या कथा संग्रह जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इसे आप बताइए। या फिर अग्निखोर जो है वो किसके द्वारा रचित है, इसके बारे में भी चर्चा कीजिए। तो इस तरह से आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी जो कहानी है तीसरी कसम पे। तो हमें तीसरी कसम कहानी पढ़नी है जो फणीश्वर नाथ रेणु की बहुचर्चित कहानी है। तो ये कहानी जो है ये ठुमरी कहानी संकलन से ली गई है। ठुमरी कहानी संकलन से ये ली गई है और ये अपरंपरा पत्रिका में ये छपी थी। अपरंपरा पत्रिका में ये छपी थी और ये कहाँ से ली गई है, ठुमरी कहानी संकलन से ली गई है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीसरी कसम कहानी जो है किस कहानी संकलन से ली गई है या फिर ये किस पत्रिका में छपी थी। तो इस प्रश्न का जवाब जो है आपको इससे आराम से मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरी कसम के पात्र कौन कौन से हैं। तो तीसरी कसम के पात्र पे यदि हम देखते हैं तो तीसरी कसम में मुख्य पात्र जो हैं वो दो ही हैं, वो है हीरामन और हीराबाई। पुरुष पात्र में हीरामन है और स्त्री पात्रा में हीराबाई है। मुख्य यही दो पात्र है, बाकी जो है इन्हीं के इर्द गिर्द हैं, हीरामन और हीराबाई। और भी हैं जिनके कुछ कुछ है, जैसे धुन्नीराम, लहसनवा, पलटदास, लालमोहर, ये भी पात्र हैं लेकिन मुख्य नहीं है, बल्कि ये इन्हीं दोनों के अगल बगल जो है वो घूमते रहते हैं। ये जो बाकी के और जो पात्र हैं, इसके अलावा भी कई पात्र हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने उनका यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। मुख्य रूप से हीरामन और हीराबाई पात्र जो है वही मुख्य हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हीरामन और हीराबाई कौन है। तो हीरामन जो है वो इस तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान था, वो गाड़ी चलाता था और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता था, ये हीरामन का काम था। और हीराबाई जो थी वो मथुरा मोहन नौटंकी में वो काम किया करती थी। हीराबाई मथुरा मोहन नौटंकी में काम करती थी और हीरामन जो था वो गाड़ीवान था। तीसरी कसम 1966 ईस्वी में हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है और फिल्म का निर्देशन जो है वो बासु भट्टाचार्य ने और निर्माण किया था प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने किया था। तो फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है वो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, तीसरी कसम कहानी, कि इसके ऊपर हिंदी भाषा में एक फिल्म भी बनाया गया था 1966 ईस्वी में, जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया था और इस फिल्म का निर्माण जो है प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र ने किया था। और ये कहानी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम यानी तीसरी कसम, दोनों जो है एक ही है। तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम दोनों एक ही कहानी के नाम है, इस पर आधारित है। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन कौन है, राज कपूर और वहीदा रहमान जो है इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं। तो इससे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि फणीश्वर नाथ रेणु के किस कहानी पर फिल्म बनाई गई है और वो फिल्म जो है वो कब बनी थी। तो कब बनी थी, तो 1966 ईस्वी में बनी थी और किस कहानी पर बनी थी, तो तीसरी कसम पर बनी थी। या फिर उनके द्वारा लिखी गई कहानी पर जो फिल्म बनी थी उसके अभिनेता कौन थे या अभिनेत्री कौन थे, तो राज कपूर थे और वहीदा रहमान थे। इस तरह से इससे आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसे आपको जानना ज़रूरी है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि उनको किस चीज़ के लिए सम्मान दिया गया है। तो उनको अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये पद्मश्री उन्हें कब मिला था, तो 1970 ईस्वी में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो मैला आंचल के लिए दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया और क्यों दिया गया। तो कब दिया गया, 1970 ईस्वी में दिया गया। और क्यों दिया गया, तो उनके प्रथम उपन्यास जो आंचलिक उपन्यास था मैला आंचल, उसके लिए ही उन्हें ये सम्मान दिया गया था।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसको आधार बनाकर आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इससे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावे भी आपसे बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, जैसे कि तीसरी कसम कहानी में जो कोई भी एक वाक्य के ऊपर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उस वाक्य को लिख के कि हाँ ये वाक्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, किस कहानी से उद्धृत है, ये आप बताइए, या इसके लेखक कौन है, इसकी लेखिका कौन है। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसकी के लिए आपको कहानी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस कहानी को पढ़ने से आपके बहुत सारे प्रश्न जो है वो अपने आप ही हल हो जाएंगे, क्योंकि आपको व्याख्यात्मक प्रश्नों के भी उत्तर लिखने होते हैं। और जब तक आप कहानी को पढ़िएगा नहीं तब तक आप उस व्याख्यात्मक प्रश्न के उत्तर नहीं दे सकते। उस व्याख्यात्मक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको ये कहानी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यही कारण है कि मैंने इससे पहले के वीडियो में जो दो कहानियाँ मैंने पढ़ाई हैं, कफन और वापसी, इसका मैंने कथा वाचन भी किया था, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके कि किस कहानी की कौन सी पंक्ति है और आप व्याख्यात्मक प्रश्नों का जवाब सही तरीके से दे सके। क्योंकि व्याख्यात्मक प्रश्नों में वो पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है और उन पंक्तियों के लेखक कौन है ये बताना बहुत अनिवार्य होता है। अन्यथा आपको जितने अच्छे नंबर मिलने चाहिए उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। इसलिए आप इन सारे तथ्यों को याद रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।